जादुई चप्पल। सुभाष और रेनू अब अकेले रह गए थे। उनकी माँ के देहांत के बाद से मानो उन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। घर के बाहर साहूकार आकर उनको पैसे के लिए धमकाता था। गरीबी ने ऐसी मार मारी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे उबरे। सुभाष, सुभाष, कहाँ है तू? जिंदा भी है कि नहीं? तू अगर ऐसे ही घर पर पड़ा रहेगा तो मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? मैं तुझे 2 महीने का समय देता हूँ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह जो तेरा घर है इसे बाहर निकाल कर फेंक दूंगा तुझे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिएगा। मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। भैया, क्या सच में ये साहूकार हमें हमारे घर से बाहर निकाल देगा? नहीं नहीं रेनू, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरा भाई है ना, मैं कुछ ना कुछ करके इनके पैसे लौटा दूंगा। एक दिन उनके घर उनके मामा जी आए सुभाष का रिश्ता लेकर। बेटा सुभाष, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। अब तो तुम्हारी अच्छी नौकरी भी लग गई है और रेनू तो अभी स्कूल जाती बच्ची है। वह घर क्या संभाल पाएगी? उसे भी तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। तो घर में किसी महिला का होना जरूरी है जो इसका भी ध्यान रखे और तुम्हारा भी। मामा जी, कह तो आप सही ही रहे हैं। आप जानते ही हैं हमारी हालत। ये घर अभी गिरवी पड़ा है। साहूकार के पास जो पैसे आते हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी बचत करके अभी तो मैंने कर्जा उतारना शुरू ही किया है। ऐसे में शादी कैसे करूं? वैसे भी शादी पर खर्चा भी बहुत होता है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारी मामी की जान पहचान में एक लड़की है, उनकी भी स्थिति भी तुम्हारी जैसे ही है। शादी साधारण तरीके से कर लो, इससे उनकी बेटी को भी घर मिल जाएगा और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। मामा जी के जोर देने पर सुभाष सुषमा से शादी कर लेता है और सुषमा ने घर आते ही अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब तो सुभाष टाइम से अपने ऑफिस जाता था और रेनू अपने स्कूल। रेनू को तो जैसे उसकी माँ ही वापस मिल गई हो। भाभी, मुझे स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जाना है। आप भैया से बात करो, वह मुझे जाने दे। तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? तुम्हें क्या मना कर देंगे तुम्हारे भैया? भैया, मुझे 500 रुपए दे दीजिए। मुझे स्कूल की तरफ से ट्रिप पर जाना है। कोई जरूरत नहीं है जाने की, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ बस। पर भैया, टीचर ने बोला है कि सबका जाना जरूरी है। यह एक एजुकेशनल ट्रिप है। ये सब बेकार की बातें हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। ये क्या किया आपने? ऐसे ही उस पर गुस्सा हो गए। वह कह तो रही थी कि टीचर ने बोला है सबको जाना जरूरी है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खाना लगाओ। जब एक बार बोल दिया ये नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। सुभाष का व्यवहार सुषमा की तरफ कुछ ऐसा ही था। वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। वह तो चाहता था किसी पढ़ी लिखी ऑफिस जाने वाली लड़की से शादी करे, पर उसे मजबूर होकर सुषमा जैसी सीधी सादी घरेलू लड़की से शादी करनी पड़ गई थी। पर सुषमा ने कभी भी सुभाष की किसी भी बात का बुरा नहीं माना था। रेनू, कहाँ हो बेटा? ये लो, ये तुम्हारे ट्रिप पर जाने के पैसे। और हाँ, अब चलकर खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। पर भाभी, भैया ने तो पैसे देने से मना कर दिया था, तो फिर अब कैसे भैया ने पैसे दे दिए? यह तुम्हारे भैया ने नहीं दिए हैं। यह तो मैंने घर खर्च से कुछ पैसे बचाए थे, उन्हीं में से तुम्हें दे रही हूँ। अगर भैया को पता चल गया तो वह तो मुझे और आपको बहुत डांटेंगे। वो अभी ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं, इसीलिए तुम्हें गुस्से में ऐसे बोल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बाद में समझा दूंगी। सुषमा बहुत ही समझदार लड़की थी। वह पूरी मेहनत से घर परिवार को चला रही थी, पर सुभाष ही था जो उसकी कभी कदर नहीं करता था। भाभी, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे रेनू, आज क्या ले आई हो अपनी भाभी के लिए? भाभी, आपकी चप्पल बहुत पुरानी हो गई है, तो मैं आपके लिए एक नई चप्पल लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं रेनू, मेरी चप्पल बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं ले सकती। तुमने बेकार ही पैसे खराब कर दिए।
नहीं भाभी, यह तो बहुत ज्यादा पुरानी लगती है, आप ये नई वाली पहन लो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये चप्पल मुझे मेरी दादी माँ से मिली थी, तभी तुम्हें देखने में इतनी पुरानी लग रही है, पर यह कोई आम चप्पल नहीं है, यह एक जादुई चप्पल है। क्या भाभी, आप भी कैसी बच्चों वाली बात करती हो? भला ये जादू वादू भी कुछ होता है क्या? हे जादुई चप्पल, मुझे कुछ अच्छे फल दीजिए। और झट से सुषमा के हाथ में फल आ जाते हैं। यह देखकर तो रेनू हैरान हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी देखा। वाकई भाभी, यह तो जादुई चप्पल निकली, आप तो सही कह रही थी। उस दिन के बाद से रेनू को भी समझ आ गया कि कैसे सुषमा भाभी फट से सारा काम कर देती हैं और उसकी जरूरत की सारी चीजें एक बार कहने भर से ही उसे लाकर दे देती थीं। एक दिन साहूकार सुभाष के घर फिर से अपना कर्जा मांगने आया। क्यों बे सुभाष, तूने कहा था 2 महीने में मेरे सारे पैसे वापस लौटा देगा। तेरे 2 महीने कब पूरे होंगे? अब निकाल मेरे पैसे ब्याज के साथ। अरे सेठ जी, आपके पैसे दे तो रहा हूँ, थोड़े थोड़े देकर आधे तो लौटा दिए हैं। थोड़ा वक्त और दे दीजिए, बाकी के भी लौटा दूंगा जल्दी ही। नहीं नहीं, मैं और वक्त नहीं दे सकता, मुझे आज ही मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। यह सब बातें सुभाष की पत्नी सुषमा भी सुन रही थी और वह आगे आकर सेठ जी से कहती है, सेठ जी, आप कल आकर अपने सारे पैसे ले जाइएगा। उसकी बात सुनकर सेठ वापस चला जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? जब मैं बात कर रहा था तो तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा था? तुम्हें पता भी है कितना कर्जा वापस करना है हमें। तुम कहाँ से लेकर आओगी पैसा इतना? शादी में तो कुछ ला नहीं सकी तुम ढंग का। आप गुस्सा मत कीजिए, पैसों का इंतजाम कल तक हो जाएगा। पर सुभाष सुषमा की एक नहीं सुनता और नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन साहूकार फिर से आकर सुभाष से अपने पैसे मांगता है। अब सुभाष सोच ही रहा था कि इसको क्या जवाब दे। इतने में सुषमा वहां आ जाती है। यह लीजिए सेठ जी, अपने सारे पैसे ब्याज समेत। अब कृपया करके हम लोगों को दोबारा परेशान मत कीजिएगा। अब सुभाष बड़ा हैरान हुआ कि सुषमा के पास इतने पैसे आए कहां से। सुषमा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे बताओगी क्या तुम? आप जो मुझे घर खर्च के लिए पैसे देते थे, उसी में से मैंने थोड़ा थोड़ा करके बचाया है और कुछ पैसे मेरी दादी जी ने बहुत समय पहले मेरे नाम से बैंक में एफडी करा दी थी। वह आज दुगने होकर मुझे मिले थे, वह भी मैंने इसी में मिलाकर साहूकार का कर्जा उतार दिया। यह सब सुनकर सुभाष को अपनी कही हुई बातों पर बहुत पछतावा हुआ कि कहा तो वह सुनीता को अपने से कम पढ़ी लिखी समझता था, लेकिन वह तो बहुत समझदार निकली जो उसने इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जबकि सच तो ये था कि यह सारी करामात जादुई चप्पल की थी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।